सुप्रभात बच्चों, हमने कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय संधि पढ़ा था, जिसमें हमने संधि की परिभाषा पढ़ी थी, संधि के भेदों के नाम जाने थे। अब हम संधि के सभी भेदों के नाम उदाहरण सहित समझेंगे, जिसमें सर्वप्रथम संधि है स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाता है। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात दो शब्दों के मेल से जब शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहलाते हैं, जब दोनों शब्दों में स्वर होते हैं। एक शब्द है उदाहरण के लिए सूर्यास्त। सूर्यास्त शब्द सूर्य और अस्त शब्द से बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है सूर्य। आपको समझाया गया था कि व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है और वह स्वर की मात्रा से ही क्या बनता है, पूर्ण बनता है। तो यहाँ पर सूर्य य पर स्वर अ लगा हुआ है और बाद वाला शब्द है अस्त। अस्त में अ शब्द स्वर है, अर्थात सूर्य में भी अ शब्द है और यहाँ पर भी अ है, तो ये दो स्वर मिलकर सूर्यास्त शब्द बनाएंगे, अर्थात दो स्वरों का मेल हुआ है तो यहाँ पर स्वर संधि होगी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है महात्मा। महा ह में आ स्वर है और आत्मा महात्मा आ अपने आप में स्वर है, तो दोनों स्वरों के मिलने से नया शब्द बनेगा महात्मा। इस प्रकार से जहाँ पर दो स्वरों का शब्दों में बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण और पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जब दोनों स्वर वाले होंगे तो वहां पर स्वर संधि बनेगी। स्वर संधि निम्नलिखित 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये सभी 5 प्रकार स्वर संधि के हैं, जिसमें सर्वप्रथम है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होगी, ह्रस्व या दीर्घ स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर अ ई उ, ह्रस्व यानी कि जिनका उच्चारण जल्दी से किया जाता है, के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, अर्थात जहाँ पर ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बना देते हैं, जोड़ने पर दीर्घ स्वर बना देते हैं। ह्रस्व में है अ ई उ और दीर्घ में है आ ई उ। आइए उदाहरण से हम इनको जानेंगे। जैसे धर्म अर्थ, एक शब्द धर्म है, एक शब्द अर्थ है और यह शब्द संधि करने पर बनाता है धर्मार्थ, अर्थात धर्म म में अ की मात्रा है जो कि ह्रस्व स्वर है और अर्थ में भी अ की मात्रा है जो कि ह्रस्व स्वर है, और अब ये संधि करने पर आ बना दे रहे हैं, म में आ की मात्रा लग जा रही है तो आ होता है दीर्घ शब्द, दीर्घ वर्ण। तो इस तरह से यहाँ पर धर्मार्थ दो ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर जोड़कर दीर्घ स्वर बनाते हैं, तो यहाँ पर होगा आपका दीर्घ संधि। यानी कि स्वरों ह्रस्व स्वर होने तो स्वर ही चाहिए क्योंकि वो स्वर संधि का भेद है, परंतु ह्रस्व स्वर से मिलकर दीर्घ स्वर बनाएगा, जिससे कि इसे दीर्घ संधि हम कहेंगे। आप देख रहे होंगे स्व अर्थी, स्व अ और अर्थी में भी अ स्वर है तो ये स्वार्थी, व में आ की मात्रा लग गई जो कि दीर्घ स्वर का उदाहरण है। तो इस तरह से दीर्घ संधि का यह उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अन्य भी लिखे हुए हैं, अ से आ बनाना, देव आलय, देवालय, अर्थात ह्रस्व स्वर से मिलकर जब स्वर दीर्घ हो जाता है तो वहां पर होती है दीर्घ संधि। दूसरा भेद है स्वर संधि का गुण संधि। यदि अ और आ के बाद इ या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जब स्वरों के मिलने पर, किन स्वरों के मिलने पर, अ और आ के बाद इ
या ई उ या ऊ, यानी कि छोटी आपको उदाहरण से हम समझाएंगे कि देखिए यहाँ पर लिखा है नर इंद्र, नरेंद्र। अब ये हो जाएगा नरेंद्र, यानी कि अ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। ऐसे ही आपको समझाया था कि अ और ई मिलकर ए बनाएंगे। ऐसे ही दूसरा है अ और बड़ा ई मिलकर ए बना रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा नर ईस, नरेश। अर्थात नर र पर अ स्वर है और बड़ा ई अपने आप में स्वर है, दोनों मिलकर बना रहे हैं। इनकी मात्रा लग जा रही र पर ए की, तो नरेश हो जाएंगे। इस तरह से अन्य उदाहरण भी कि किस तरह से अ आ मिलाकर ए की मात्रा में बदल जाते हैं। ये थे गुण संधि के उदाहरण। अब है तीसरा भेद है स्वर संधि का, वृद्धि संधि। यहाँ पर अ या आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है। अर्थात ए या आई, अ या आ के बाद जब ए या आई आता है तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। उदाहरण से हम इसको जानेंगे। अ धन ए बराबर आई, अर्थात उदाहरण है एक धन एक। एक धन एक को हम अगर लिखेंगे मिलाकर संधि बनाकर तो हो जाएगा एक एक। लोक ऐसणा, इसे हम अगर लिखेंगे लोकेशणा। ऐसे ही अ धन आई बराबर आई। मत ऐक्य, इसको हम संधि करेंगे इन दोनों शब्दों की तो हो जाएगा मत ऐक्य। अन्य भी आप उदाहरण देख रहे होंगे। इस तरह से वृद्धि संधि को हम समझ सकते हैं कि किन स्वरों के कैसे आ धन ओ मिलकर आओ बना रहे हैं, आ धन औ मिलकर आओ बना रहे हैं, और इनके शब्द इस तरह से यहाँ आओ की मात्रा में बदल जाएंगे। इस तरह से चौथा भेद स्वर संधि का है यण संधि। यदि ई उ ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न का अर्थ होता है अलग, तो ई और ई का य उ और ऊ का व तथा री का र हो जाता है। अर्थात ये स्वर इस तरह से बदल जाते हैं। किस तरह से, उदाहरण से आपको समझाएंगे। ई धन अ बदल कर हो जाएगा जहां पर य। अति अधिक, यहाँ पर अति अधिक देख रहे होंगे आप कि छोटा ई धन अ बराबर य में बदल जाएंगे, तो अति अधिक अत्यधिक में बदल जाएगा। ऐसे ही यदि अपि यद्यपि में बदल जाएगा। य में बदल जाते हैं ये स्वर जब, तो यहाँ पर होगा आपका यण संधि, जो स्वर संधि का चौथा भेद है। अन्य भी सभी यण संधि के ही उदाहरण हैं, जो इस तरह से स्वरों के मिलने पर दूसरा नया स्वर बना लेते हैं। इस तरह से और शब्द में भी परिवर्तन आ जाता है। अगला है पांचवा स्वर संधि का भेद अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए आई ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का आई का आय ओ का औ बन जाता है। अर्थात जब स्वरों का मेल होता है अयादि संधि में तो ए का ए आई ओ बदल जाते हैं। ए का आय हो जाता है, आई का आय हो जाता है और ओ का अव हो जाता है। इस तरह से ये स्वर बदलकर शब्द निर्माण करते हैं। उदाहरण द्वारा हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है आई धन ई, आई में बदल गए। ओ धन अ में बदल गए। और इनके उदाहरण बनेंगे न अक, नायक, यक। आपको यहाँ समझाया था कि ए आई में बदल जाएगा, आई आय में बदल जाएगा, ओ औ में बदल जाएगा,
और आउ आव में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये शब्द बदलकर अयादि संधि बनाएंगे। अयादि संधि स्वर संधि का 5वां भेद है। कक्षा 8 की संधि हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि को भेदों सहित उसके समझ लिया था। अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जब संधि करने पर स्वर के बाद अगर व्यंजन आता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए वाक ईस, यहाँ पर वाक ईस में वाक क तो व्यंजन है, लेकिन पीछे दूसरा शब्द जो है ईस है वह स्वर है। अर्थात एक शब्द स्वर वाला हो एक व्यंजन वाला हो तो भी वह व्यंजन संधि ही होगा। सत जन सज्जन, सत शब्द तो जो हलंत है वो व्यंजन है, वहां पर कोई स्वर की मात्रा नहीं है। ऊपर वाक में क पर कोई स्वर की मात्रा नहीं है तो यह व्यंजन होगा, क्योंकि ये आधे व्यंजन है। इस प्रकार से सत जन, यहाँ पर दोनों ही व्यंजन मिल रहे हैं तो भी यह व्यंजन संधि ही होगी। उत्हार, ऐसे ही यहाँ पर भी व्यंजन है और व्यंजन स्वर से मिल रहा है तो यह भी व्यंजन संधि होगी। वाक ईस का बनेगा वागीस, सत जन का बनेगा सज्जन। अर्थात ये आधे जो व्यंजन हैं ये यहाँ पर किसी दूसरे शब्द पर जुड़कर या आधे ही, जैसे सतजन बदल जाएगा सज्जन में। यह क्योंकि इसका जो परिवर्तन होता है रूप वो व्यंजनों के वर्ग के कारण होता है। आप जानते होंगे कि एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं जो किसी में भी बदल सकते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग, चौवर्ग, ऐसे ही 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं व्यंजन के, तो वो किसी भी वर्ण में बदल सकते हैं। इस तरह से, जैसे उदाहरण के लिए आपको समझा देंगे कि वाक ईस क वर्ग का ही ग भी है, तो क शब्द जो संधि हुई है वो ग में बदल गया है, क्योंकि ग भी क वर्ग का ही वर्ण है, व्यंजन है। इस तरह से व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे क ख ग, अर्थात शुद्ध रूप वही जो आपको मैंने समझाया था कि व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं और स्वर लगने से वो अपने आप को पूर्ण करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि हलंत में होते हैं, हलंत का अर्थ होता है ये शब्द, ये वर्ण को आधा बना देते हैं। इस तरह से व्यंजन अपने आप में आधे होते हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियम देखेंगे कि व्यंजन संधि को कैसे लिखा जाता है। जैसे क का ग होना, दिक गज, मैंने जो आपको समझाया था कि एक व्यंजनों में एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंग। तो ये पांचों में से जब व्यंजन संधियों की संधि हम करेंगे तो वो अपने वर्ग के किसी भी व्यंजन में परिवर्तित हो सकता है। जैसे क वर्ण ग में परिवर्तित हो जा रहा है, यहाँ भी सारे ये दिग्गज में बदल गया, दिगंत में बदल गया। इस तरह से ये अपने वर्ग के किसी वर्ण में भी बदल सकते हैं। यह व्यंजन संधि का नियम होता है। अब हम जानेंगे अगली और अंतिम संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, जो विसर्ग में अपने पहले रूप में जो उसमें परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ निह लिखा है, आहार लिखा हुआ है। निह में जब संधि करने पर परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, तो वह विसर्ग संधि। जैसे निराहार, निहि धन आहार, निराहार, यहाँ पर विसर्ग हट गए हैं, परंतु जैसे हम संधि निराहार शब्द की संधि विच्छेद करेंगे विसर्ग अपने आप में तुरंत लौट आएंगे। दुहु आशा, दुराशा, इस तरह से यहाँ पर संधि करने में विसर्ग लुप्त हो जाते हैं, परंतु उनको विच्छेद करने में वे स्वयं लौटकर
आ जाते हैं। इस प्रकार से तपः भूमि तपो भूमि, मनः योग मनोयोग। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विसर्ग संधि करने पर हट जाते हैं और जैसे ही हम उनको विच्छेद करेंगे संधि का तो वो अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे। इस तरह से जहाँ पर विसर्ग होते हैं वो सारे शब्द विसर्ग संधि के होते हैं। इस तरह से आपको संधि अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।